देखिए मिस मधु, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। देखिए, ये आप ये मान के चलिए कि वेव्स में ये वाला जो टॉपिक है ये हमें सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। कैसे हेल्प करेगा, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कैसे हेल्प करेगा। देखिए, ये आपके पास दो स्पीकर है, दो स्पीकर है। वैसे तो आप दो मोबाइल भी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा, लेक्चर के एंड में बता दूंगा। मोबाइल में ऐप्स आते हैं जो कि एक फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सो व्हाट दैट मींस इज कि फॉर एग्जांपल आपने 400 हर्ट्ज निकाला, 400 हर्ट्ज, तो 400 हर्ट्ज निकाल के देगा आपको मोबाइल ऐप। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कंफ्यूजन नहीं हो रही? हाँ सर, समझा सर। मोबाइल ऐप, ये मोबाइल ऐप मिल जाता है। तो अगर आप 600 हर्ट्ज चाहते हो तो वो 600 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको निकाल के देगा। रेहान, मेरी बात समझ आई? जी। तो ये मैं आपको ऐप बता दूंगा कौन सा ऐप है। सो आप ये मान के चलिए कि ये आपने एक मोबाइल यहाँ पर रखा हुआ है, एक मोबाइल यहाँ रखा हुआ है, और इनमें डिस्टेंस है, लेट अस अज्यूम कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हैं यार, 1 मीटर, 1 मीटर टेबल पे पड़ा हुआ आपके। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लेट अस अज्यूम यहाँ टेबल पे पड़े हुए हैं। आप जब टेबल के सामने खड़े होंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस होंगी ए बी, जहां पर आवाज बहुत ज्यादा आएगी, और कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस होंगी एक्स वाई, जहां आवाज बहुत कम आएगी। दोस्तों समझ नहीं आ रहा जो मैं कह रहा हूँ? समझा सर। रेहान जी, आपको नहीं समझा? समझा सर। फिर से देख लीजिए, आपका टेबल होगा, ये टेबल पे यहाँ मोबाइल रख दीजिए, यहाँ मोबाइल रख दीजिए। आपका, आपके डैड का मोबाइल, दोनों पे सेम ऐप आपने, वो जो फ्रीक्वेंसी ऐप है वो डाउनलोड करना, फ्रीक्वेंसी ऐप आपने डाउनलोड करना। दोनों पे लेट अस अज्यूम 400 हर्ट्ज, लेट अस अज्यूम 400 हर्ट्ज दोनों पे चालू कर दिया आपने। मेरी बात समझ आ गई? समझ आ गया? जी सर। अब ये आप इन दोनों में एक डिस्टेंस है, और ये टेबल और आपने कोई डिस्टेंस है। आप ये वाली लाइन में मूव करेंगे, यहाँ पर एट अ डिस्टेंस यहाँ मूव करेंगे, सर्टन पोजीशंस में आपको जो आवाज है वो ज्यादा नजर आएगी, और सर्टन पोजीशन में आवाज कम नजर आएगी। उसमें तो नहीं समझना है। समझा सर। अरे वो नर्ड वाला एक वो आता है ना, प्रोग्राम आता है जिसमें शेल्डन है, क्या नाम है उसका? रेहान, बिग बैंग थ्योरी। रेहान देखते हो? नहीं सर। कभी देखना है। उसमें वो शेल्डन जो है वो मूवी देखने जाता है। जब मूवी देखने जाता है तो मूवी में सीट्स हैं, समझ आ गया? जी सर। रेहान यहाँ स्क्रीन है, इसमें तो समझ आया? हाँ सर। तो ये जो शेल्डन है, ही इज अ नर्ड। अगर आपने नहीं देखा, ही इज अ नर्ड, तो फिजिक्स का बादशाह। तो वो चेयर चेंज कर करके देखता है, चेयर चेंज करके देखता है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा आवाज आ रही है। रेहान, मेरी बात समझ आई? मैं देखता हूँ यूट्यूब पे शायद कोई वीडियो है इसका। मिस्टर रेहान देख रहे हैं? आपको स्क्रीन दिख रही है? जी सर। तो ये जो शेल्डन है, ये शेल्डन, मिस्टर शेल्डन कूपर है, ये बिग बैंग थ्योरी प्रोग्राम का नाम है। तो ये आप देखना, इसमें ये सिनेमा हॉल है। तो शेल्डन यहाँ पर आता है और फिर कभी यहाँ बैठता है, यहाँ बैठता है, यहाँ बैठता है, यहाँ बैठता है। सो ही इज ट्राइंग टू सी कि कहाँ सबसे ज्यादा आवाज अच्छी आ रही है। मिस्टर रेहान नहीं समझ में आया? समझा सर। वो जो शेल्डन कर रहा है वो यही कर रहा है, वो सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स कर रहा है। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो ज्ञान गणित तो मैं आपको समझा ही दूंगा, वो तो बहुत बोरिंग है, बट उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक उस इस टॉपिक का एक फील लेना चाहता हूँ। इसमें तो समझ आ रहा हाँ सर, समझा सर। है? बेसिकली ये सेटअप होगा, दो स्पीकर लगे हुए हैं, आप उसके सामने मूव करेंगे तो एक सर्टन पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपको जो आवाज है, आपको समझ आ गया? स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर। मैं आपको एक क्वेश्चन भी पढ़ के बता देता हूँ। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये लेक्चर करने के बाद आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। Two small loudspeakers A and B are driven by same amplifier emit sinusoidal wave in phase. और frequency does constructive interference occur at P, destructive interference, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपकी जो आवाज है वो ज्यादा आएगी, और जो डिस्ट्रक्टिव है वहां आवाज कम आएगी। नहीं समझ आया मिस्टर? समझा सर। तो ये करने के बाद, ये लेक्चर के बाद आप इसको समझ पाएंगे। तो ये दो स्पीकर रखे हुए हैं, तो ये यहाँ पर अगर मैं अलग अलग जगह पे मूव करूंगा तो किसी एक जगह आपको आवाज ज्यादा आएगी और किसी एक जगह आवाज कम आएगी। नहीं समझ में आया? समझा सर। ओके। अब यही जो चीज है, मैं इसलिए इस पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ बिफोर आई बिगिन द मैथमेटिक्स। यही जो चीज है वो हमें जाके ऑप्टिक्स में भी हेल्प करने वाली है। ऑप्टिक्स में भी यही होगा। नहीं समझ में आया? समझा सर। ऑप्टिक्स में मैडम ऐसा होगा, जैसे हमने लास्ट टाइम कल के लेक्चर में हमने देखा, वो वेव्स आई थिंक परसों भी देखा था हमने, वाटर वेव्स में हमने देखा था कि कहाँ पर जाके वेव ज्यादा ऊपर हो जाती है वाटर वेव, और कहाँ जाके वाटर वेव कम हो जाती है। मतलब पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक राइट नाउ, और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही चीज साउंड में भी आपको हेल्प करेगी, यही चीज आपको जाके लाइट में भी हेल्प करेगी। सेटअप ये होगा कि आपके पास लाइट के ये दो सोर्सेज होंगे। कुछ पॉइंट्स पे लाइट जो है वो आपको ब्राइट नजर आएगी, और कुछ पॉइंट पे जो लाइट है वो आपको डार्क या डिम नजर आएगी। मैं समझ नहीं समझ में आया? समझा सर। तो जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह रहा था, यही एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह रहा था, वो भी जो उसका जो बेस लॉजिक है वो बेस लॉजिक यहीं से आता है। ये टू सोर्सेज है, ये एक पॉइंट है,
ये 2 सोर्सेज हैं, S1 S2 S1 S2, ये एक सर्टन अदर पॉइंट है, यहाँ पर हो सकता है ज्यादा हो और यहाँ पर कम हो। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जो मैथ्स आज हम करेंगे या जो कंसेप्ट या जो लॉजिक हम आप बिल्ड करेंगे वो आप साउंड में भी यूज कर सकते हैं, वो आप लाइट में भी यूज कर सकते हैं, फॉर अ सिंपल रीजन कि दोनों वेव्स हैं। भैया नहीं समझ रहा है? समझा। हरियाण जी, समझा सर। तो ये दिखने में आपको एक पेज नजर आएगा, बट इसकी हेल्प से काफी चीजें हमारी पकड़ में आ जाएंगी, और ये कंसेप्ट अगर हमारे हाथ से निकल जाता है तो फिर भूत की तरह घूमते रहोगे। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट देख लीजिए। मैथ्स उसका सिंपल है, मैथ्स इतना ज्यादा टफ नहीं है, बट उसका जो यूजेज है वो मतलब आपको साउंड में भी काफी नजर आएगा और लाइट में भी काफी नजर आएगा। मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। आपके पास 2 वेव्स हैं, सेम फ्रीक्वेंसी है, बट एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट है, और दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो 5 है। अरे यहाँ तक क्लियर? जी सर। तो अब देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, आपने एक पॉइंट ले लिया। देखिए मेरी बात समझिए, ये आपकी वेव की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t। आपने क्या किया, आपने x को 0 कर दिया। जब आपने x को 0 कर दिया तो बेसिकली x इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट को आप स्टडी कर रहे हो। नहीं समझ में आया? समझा। x इज इक्वल टू 0 पे, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट 0 पॉइंट पे आप वेव को स्टडी कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको तो आपने गायब कर दिया, इसको आपने सिर्फ रखा हुआ है। भाई कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। तो अब ये जो yt का ग्राफ है, इसमें ये मैं कहां स्टडी कर रहा हूं, एट x इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए, इसमें भी कई बार कंफ्यूजन आ जाती है। y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t, आप इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू a sin माइनस ओमेगा t। ये माइनस बाहर आ गया, ये माइनस a sin ओमेगा t। ये माइनस साइन ओमेगा t सिर्फ आपको ऐसा नजर आएगा। फिर समझ आया? जी सर। तो अब ये जो वेव जा रही है वो वेव जा रही है इस साइड। अगर मैं जो वेव लेना चाहता हूँ वो वेव ले लेता हूँ मैं इस साइड, मतलब जो राइट की तरफ जा रही है, सॉरी जो लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, के एक्स माइनस ओमेगा टी ना होके ओमेगा टी माइनस के एक्स होता, और यहाँ मैं के एक्स को 0 कर देता, तो ये हो जाता साइन ओमेगा टी। तो ये साइन ओमेगा टी ऐसा हो जाता। नहीं समझ में आ रहा? बिल्कुल इसमें तो नहीं समझ में आया। समझा सर। तो चिंता मत कीजिए, आप ओमेगा टी माइनस के एक्स ये वाली इक्वेशन ले लीजिए जो कि इस साइड जा रही है। इसमें आप एक्स इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो उसने ए साइन ओमेगा टी बना दिया जो उसने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब वो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, इसलिए उसने ये वाली इक्वेशन ले ली, ताकि जो माइनस है एक, क्योंकि अगर वो ये वाली इक्वेशन लेता के एक्स माइनस ओमेगा टी एक्स इक्वल टू 0 करता, तो ये माइनस से उसको तंग करता रहता पूरी कैलकुलेशन में। मतलब लॉजिक समझ आ रहा है आपको? हाँ सर, तो दोनों इक्वेशन करेक्ट ही है ना सर? दोनों करेक्ट है मैडम, बस हाँ। मैथ्स को सिंपल करने के लिए उसने सिर्फ ये किया ओके सर। है। एक ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो इस साइड, ये वाली जो इक्वेशन है वो इस साइड भाग रही है, और ये वाली जो इक्वेशन है वो इस साइड भाग रही है। इस इक्वेशन में सिर्फ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये साथ में माइनस आगे खड़ा हो जाता है, जो वो अवॉइड करना चाहता है। अरे हम समझ आ गए? जी सर। दोनों में जो डिफरेंस है वो 5 का है। वो भी लॉजिक अगर आपको याद होगा तो हमारी जो जनरल इक्वेशन थी वो ये थी। सर एक्स माइनस। हाँ, के एक्स माइनस ओमेगा टी सर। यस सर, बिल्कुल ठीक है। क्या और सिंपल कर लीजिए यार इसको, नहीं तो फिर ये और तंग करेगा। ऐसे कर लीजिए, अब ठीक है? हाँ सर। तो रेवन आपको समझ आ रहा है ना? जी सर। समझा। यूजुअली हम जो ये 5 है इसको 0 लेके इक्वेशन बना देते हैं, वाई ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अब उसने एक इक्वेशन जो ली है, फिर से समझ लीजिए, एक इक्वेशन ली है वो तो ऐसी ली है। ये सारा मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ सब। दूसरी जो इक्वेशन है वो उसने ऐसी ली है। इसमें तो ठीक है। हाँ सर। मैं उस दोबारा फिर आपको ये नहीं समझा रहा कि आप इसको माइनस और इसको प्लस कर सकते हैं, इसको माइनस और इसको प्लस कर सकते हैं, कोई हाई तौबा नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है वो बन जाती है y इज टू ए साइन ओमेगा टी, और ये बन जाती है y इज टू ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई। दोस्तों समझ आ गया? हाँ सर समझा। यहाँ तो डाउट तो नहीं? नो डाउट। ओके। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव ये कहता है सर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव ये कहता है कि ये अगर एक पार्टिकल है, बेसिकली वो सिर्फ ये कहता है ये एक पार्टिकल है, तो यहाँ से एक वेव आ रही है, तो इस वेव की वजह से इसको कोई डिस्प्लेसमेंट मिलती है, और एक दूसरी वेव आ रही है उसकी वजह से इसको कोई डिस्प्लेसमेंट मिलती है। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट दी जाएगी वो डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू 1 और डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू 2 को ऐड कर दिया जाएगा। बस यही इसका मतलब है। दोस्तों नहीं समझ में? समझा सर। तो आप पे सिंपल सा फंडा ले लीजिए, आप पे जो इन्फ्लुएंस है वो आपकी मॉम का भी इन्फ्लुएंस है, वो आपके डैड का भी इन्फ्लुएंस है। नहीं समझ आया दोस्तों? दोनों का इन्फ्लुएंस है। घर में अगर
ग्रैंड डैड ग्रैंड मॉम रहते हैं तो उनका भी इन्फ्लुएंस आपके, जी समझ आ गया? तो आपकी जो पर्सनैलिटी है दैट इज शेपन बाय ऑल द 4 पीपल इंडिपेंडेंट। राहुल जी आप क्लियर है? जी सर। पूरे पूरे लेक्चर में कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, आपको लगेगा कुछ फालतू बातें हैं, बट फालतू बातें नहीं है, कभी ना कभी कंफ्यूजन आएगी, इसीलिए अभी डिस्कस कर रहा हूँ। पता चला एग्जाम से पहले कंफ्यूजन आके खड़ी होगी कि यार ये इक्वेशन तो ये थी बट भाई ने तो ये इक्वेशन बनाई है, तो ऐसे क्यों कर दिया? तो जो इक्वेशन आपको 6 महीने बाद आएगी या 2 महीने बाद या 3 महीने एग्जाम से पहले आएगी, मैं वो सारी कंफ्यूजन अभी दूर करना चाहता हूँ, तो आपको बीच बीच में लगेगा कि अंकल इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हैं। तो ये मेरी इक्वेशन पहली, ये मेरी इक्वेशन दूसरी, ध्यान दीजिए यहाँ भी ओमेगा है यहाँ भी ओमेगा है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। ये एम्पलीट्यूड A1 है, ये A2 है, तो एम्पलीट्यूड डिफरेंस है और जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। दोस्तों ये यहाँ तक जितना भाषण दिया वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी सर समझा। ओके, तो अब मुझे फिर से याद रखिए दोस्तों, मैं स्टडी कर रहा हूँ किसको? पार्टिकल जो x इक्वल टू 0 पे, उसको स्टडी कर रहा हूँ और उस पे दोनों वेव्स का इफेक्ट स्टडी कर रहा हूँ। और प्रिंसिपल ऑफ वेव ये कहता है कि सर आप ऐसा है, चिंता मत करो, आप सिर्फ जो 2 वेव्स हैं 3 वेव्स हैं 4 वेव्स हैं उसका अगर उस पार्टिकल पे इफेक्ट आपने स्टडी करना है तो आप इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स जो हैं उनको ऐड कर दीजिए, तो आपको जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, जो टोटल इफेक्ट है वो आ जाएगा। भाई समझ आया नहीं है? जी सर समझा। तो यार बीच में मुझे डाउट आता है, मैं अपने आप से लैपटॉप से तो नहीं बातें कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे एक ये पार्टिकल यहाँ है, ये पार्टिकल पे इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट की वजह से जो टोटल इफेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ऐड करके ये इफेक्ट हो जाएगा। इस बात को समझा? हाँ सर। ये ए और ए तो ये ऐड हो जाएगा। और दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो ये ए ये माइनस ए, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि वो जो पार्टिकल यहाँ बैठा है वो बेचारा चुप करके यहीं बैठा रहेगा। नहीं समझाया दोस्तों? समझा सर। ओके, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अब यहाँ तक तो फिजिक्स का ज्ञान गणित यहाँ तक चलेगा और यहाँ पर आके फिजिक्स अब थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाएगी। अब इसके बाद जो चलेगा वो मैथ चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, वो आपको पता होगा आपकी ट्रिग्नोमेट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये मेरा इफेक्ट है ड्यू टू द 2 वेव्स, ऐड द पार्टिकल विच इज एट x इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर दो। ये जो साइन ओमेगा टी प्लस वाई है इसको आपने ट्रिग्नोमेट्री का साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी करके एक्सपैंड कर दिया। अरे याद है नहीं याद? जी सर। इसको एक्सपैंड कर दिया। फिर आपने थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया, मैं आपको अभी बता दिया कि फिजिक्स थोड़ी देर के लिए होल्ड होगी। मैथमेटिकल मैनिपुलेशन आपने क्या किया, ये जो है साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी, इनको इकट्ठा कर लिया यहाँ पर, ये बन गया A1 और ये बन गया A2 cos फाई, और ये जो ये cos ओमेगा टी साइन फाई इसके साथ ये वाला A2 मल्टीप्लाई करके यहाँ साइड में बन गया। राहुल जी समझ पाए या नहीं समझ पाए? जी सर। उसके बाद आपने फिर से अपने हाथ से ही डेरिवेशन करनी है आपने, नहीं तो कभी नहीं समझ आएगी। और ये क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन एज सच भी एग्जाम में आ सकता है। इसको बोल दिया आपने A cos थीटा, और ये A2 और ये साइन फाई को आपने बोल दिया A sin थीटा। दोस्तों नहीं समझ? समझा सर। तो ये A cos थीटा साइन ओमेगा टी, A sin थीटा cos ओमेगा टी, ये यहां लिखा हुआ है A cos थीटा साइन ओमेगा टी, A sin थीटा cos ओमेगा टी विच इज इक्वल टू A sin ओमेगा टी प्लस थीटा। दोस्तों नहीं समझ में? समझा सर। मिस्टर एवन डाउट? नहीं सर समझा। अगर आप ठीक तरह समझ पा रहे हैं, अब ये तो आपको पता होगा आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, बट अगर आप ठीक तरह समझ पा रहे हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि A और थीटा ये 2 अननोन मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। जो आपको यहां नजर आ रहे हैं, और एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देख पा रहे हैं कि जो 2 वेव्स थी जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, उसका जो रिजल्टेंट है ये ओमेगा उस रिजल्टेंट इक्वेशन में भी आ रहा है। दोस्तों नहीं समझ आया? समझा। तो रिजल्टेंट जो जो रिजल्ट बना उसकी फ्रीक्वेंसी जो उसके मम्मी पापा जो थे उसी फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, और यही यहाँ लिखा हुआ है दिस इज अ वेव विद फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द 2 वेव्स। समझ आया? जी सर। अब हम इंटरेस्टेड हैं ए को कैलकुलेट करने में। कौन से ए को कैलकुलेट करने में? जो आपने यहाँ पर अननोन इंट्रोड्यूस किया था। हम ये वाला जो ए है, हम ये वाला जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसको इन टर्म्स ऑफ मम्मी पापा का जो A1 A2 है उसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं। ये मम्मी पापा जो मैं बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ इसको, ये जो हमारी मधु जी समझ आ गया? हाँ सर। इनको मम्मी पापा बोल रहा हूँ, और ये जो है ये जो मेरा ये तो जो मेरा बेबी वेव है, ये बेबी वेव है। अब ये बेबी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इन टर्म्स ऑफ A1 और A2 में निकालना चाहता हूँ। अरे यहाँ तक मेरे साथ है?
जी सर। तो उसमें मैं क्या करता हूँ यार, सिंपल है कि ए कॉस थीटा इसके इक्वल है, ए साइन थीटा इसके इक्वल है। अब मैं ए स्क्वायर आपको बता देता हूँ करूंगा क्या। ये ए कॉस थीटा है, ये ए साइन थीटा है, तो मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करूंगा। इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, वो तो जो होगा वो होगा, बट लेफ्ट साइड पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर क्योंकि ये 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर वुड बी इक्वल टू जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा। मैं तो समझ आया। समझा सर। तो ए जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ऑफ ये जो रिजल्ट आएगा। समझ आया। जी सर। तो मैथ्स बोरिंग है, एकदम डेड मैथ्स है, इसलिए मैं आपको कंसेप्ट समझा दिया था कि ये कंसेप्ट यूजफुल कहाँ होता है। तो यूजुअली हम इतना मैथ्स देके हम जो उसका फिजिक्स में जो कंसेप्ट लगने वाला है उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं जो फिजिक्स का जो कंसेप्ट है कि फिजिक्स में हमारे लिए ये मैथ्स कहाँ जरूरी होने वाला है, इसलिए वो मैं आपको लेक्चर में पहले 10-15 मिनट में वो स्पेसिफाई कर दिया, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये यूज कहाँ होने वाला है, कि इतना जो ज्ञान गणित है जो अंकल जी लेके घूम रहे हैं वो यूज कहाँ होने वाला है। तो आप ये सब काम जाम करेंगे तो फाइनली रिजल्ट ये आ जाएगा आपके सामने। रेवंत जी समझा। जी सर। तो अब यहाँ से फिजिक्स फिर से चालू हो जाती है। अब एक बार ये रिजल्ट मेरे पास आ जाता है, ये एक बार ये रिजल्ट मेरे पास आ जाता है, अगले 2-3 चैप्टर तक बार बार मैं आपके सामने बोलने वाला हूँ। ये वेव का चैप्टर चल रहा है, इसके बाद जब हम ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे तब भी मैं ये बोलूंगा। याद रखिए वेव्स में एक चीज बार बार यूज होगी कि जो इंटेंसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। नहीं समझ आया। समझा सर। ये बार बार बोला जाएगा। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए कुछ मैं 2-3 न्यूमेरिकल भी आपको करा दूंगा। मैं आपको एक बार न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ, कुछ 2-3 मैं करवा दूंगा, बाकी आप ऐसा होमवर्क कर लीजिए। देखिए resultant amplitude, if individual amplitudes are 2 light waves, midpoint screen 3 pi, but amplitude are 1 centimeter, resultant amplitude 2 coherent, ये वो इंटेंसिटीज ये हुई हैं और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इंटेंसिटीज ये है। ये कुछ 2-3 न्यूमेरिकल मैंने रखे हुए हैं ताकि आप कंसेप्ट का ये जो कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है इसकी आप प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि कंसेप्ट जरूरी है। इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो पावर पर यूनिट एरिया होता है। जो पावर है वो एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क पर यूनिट टाइम, जैसे भी आप उसको बोलना चाहें, तो ये एनर्जी पर यूनिट एरिया टाइम। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि जो इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये हमें याद रखना है। और हमें इसका फायदा क्या हुआ, ये रिजल्ट तक हम पहुंच चुके थे, ये रिजल्ट तक हम पहुंच चुके थे। अगर आप देखेंगे तो ये रिजल्ट बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में समझा देता हूँ इस रिजल्ट का मतलब क्या हुआ। बेबी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मामा वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस पापा वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a1a2 into cos phi। cos phi is the phase difference between mama wave and papa wave। जी नहीं समझ में आया? समझा सर। हिंदी में इसका मतलब ये है, इसको देख के थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए मैं आपको समझा दिया इसका फायदा क्या है। और उसके बाद फिर से मैथ्स फिर से आ जाता है। मैथ्स को पहले समझिए, फिर फिजिक्स खुद ही समझ आ जाएगी। आपको पता है कि जब ये जीरो होगा, जब ये जीरो होगा भाई, जब जीरो होगा तो cos phi 1 होगा। cos phi जो सबसे ज्यादा वैल्यू ले सकता है वो ले ही 1 ले सकता है यार, उससे ज्यादा वो वैल्यू ले नहीं सकता। अब जब वो 1 लेगा तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम होगा। दोस्तों नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल। समझा सर। ये जो cos phi है इसको यहाँ 1 ले लिया, इसलिए ये जो एम्पलीट्यूड यहाँ पर आएगा ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा। तो बेबी वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वुड बी इक्वल टू a1 प्लस a2। रेवंत नहीं समझ में आता? समझा सर। इसका हिंदी में मतलब सिर्फ ये है जो यहाँ ये लिखा हुआ था कि ये मेरा मामा वेव, ये मेरा पापा वेव, तो ये बेबी वेव है। ये बेबी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो a प्लस a इज इक्वल टू, ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये यहाँ नजर आ रहा है। क्लियर? स्पेशल केस a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, अगर वो a कंफ्यूज करा तो a डैश ले लेता हूँ यार। तो बेबी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ट्वाइस ऑफ मामा पापा एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। चलिए आगे क्लियर? इसमें तो याद है, डाउट है? नो सर, नो डाउट। समझा। दूसरा जो आता है वो आता है कि आपका जो cos phi है, जो cos phi है, अब cos जो मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है वो ले सकता है 1, मिनिमम वैल्यू ले सकता है -1। तो बिना आपको डराए एक सिंपल सी बात समझिए कि ये जो है ये वैल्यू अगर -1 हो जाती है तो a की वैल्यू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इसकी cos phi की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो ये जो है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 हो जाएगा, अब वो हो जाएगा a इज इक्वल टू a1 माइनस a2 का स्क्वायर। रेवंत नहीं समझ में आया? का अंडर रूट। रेवंत समझ गया? समझा सर। उसमें भी स्पेशल केस अगर लेंगे जब a1 इज इक्वल टू a2 है तो वो 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? वो भी अगर मैथ नहीं समझ आ रहा तो ग्राफ देख लीजिए, ये देखिए ये मामा वेव है,
ये पापा वेव है, तो ये देखो ये जो बेबी वेव है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो आपको यहाँ जीरो नजर आता है, बिकॉज ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। क्या वाली बात पकड़ में आई? जी सर। यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है, और यहाँ जो फेज डिफरेंस है मिस मधु कितना? पाई। क्या वाली बात पकड़ में आई? जी सर। तो ये बात हम 50 बार कर चुके हैं। एक वेव दूसरी वेव जब डिफरेंस जीरो होगा तो जो बेबी वेव बनेगा वो ऐसा बनेगा। अगर डिफरेंस पाई होगा मतलब जो मामा वेव है, जो मामा वेव है वो अगर ऐसा है, ऐसा है पाई के डिफरेंस में, पाई के डिफरेंस में, तो जो बेबी वेव बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस मतलब समझ आया? समझा सर। तो वो कान पकड़ लीजिए यार, जैसे भी पकड़ना चाहते हैं, चाहे आप मैथ्स के रास्ते से उसके कान पकड़ लीजिए, चाहे आप उसको बेसिक एक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में उसके कान पकड़ लीजिए। इसमें तो यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। तो एक चीज याद रखो कि ये मामा वेव, ये पापा वेव, तो जो बेबी वेव है, अब ये ध्यान रखिए यार, इसमें थोड़ा एक बात याद रखिए, एम्पलीट्यूड सेम ही ले रहा हूँ मैं, डिफरेंट लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो बात पकड़ के रखिए। जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, यहाँ ओमेगा, तो यहाँ पर भी ओमेगा। दोस्तों समझ आया? समझा सर। क्योंकि हम एक केस ये भी करेंगे, एक टॉपिक ये भी करेंगे बीट्स का करेंगे, जिसमें एक की फ्रीक्वेंसी और दूसरे की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क होगा। नहीं समझ में आया? समझा सर। वो टॉपिक भी करना है। इस टॉपिक में जो फ्रीक्वेंसीज है वो सेम है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, ये वाले केस में दोनों चीजें ध्यान रखिए। ये वाले केस में इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, तभी जो बेबी वेव है वो आपको जीरो एम्पलीट्यूड की दिख रही है। नहीं समझ में आया? समझा सर। मिस्टर ब्राउन समझ आ रहा है? नहीं आ रही है? समझ आ रहा है सर। ओके, फिर से मैथ फिर से आगे थोड़ी देर के लिए शांति रखिए, थोड़ा सा मैथ समझ लीजिए। कंसेप्ट वही है कि इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। सिर्फ ये बात याद रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पलीट्यूड जो है वो रूट आई के नजर आएगा। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझा सर। अब इसमें भी थोड़ा अगर आपका मैथ ज्यादा अच्छा है और फिर डिस्कशन करना चाहते हो तो ऐसा कर लो यार, इसको के ए स्क्वायर कर लो। तो इसको क्या लिखोगे? 1/k आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू ए रूट आई, तो इसको मैं लिख दूंगा ए इज प्रोपोर्शनल टू रूट आई। इसमें तो समझ आया? समझा सर। तो आई प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के और ए प्रोपोर्शनल होता है रूट आई के। ये बार बार यूज होगा, अभी समझा दिया, दोबारा इतनी डिटेल में नहीं समझाया जाएगा। तो आप बेसिकली जो आपने इक्वेशन बनाई थी ये, जो कि एम्पलीट्यूड के फॉर्म में थी, अब उसको आप लिखना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। तो ए स्क्वायर को बना दिया आई, I1 I2, A1 A2 को लिख दिया आपने रूट I1 रूट I2। रेवंजी समझ आया? जी सर। ये सारी आपकी सिलेबस की बातें हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ फालतू में शेयर कर रहा हूँ, मैं आपकी बुक में भी दिखा दूंगा। बुक में इतनी डिटेल में नहीं बताया हुआ, सिर्फ ये डिफरेंस है, उसमें थोड़े से उन्होंने स्टेप्स मिस किए हुए हैं, मैं आपको एक एक स्टेप उसमें बता रहा हूँ। तो जैसे वही cos y अगर जीरो है तो ये जो इक्वेशन है cos y जो है वो होगा जीरो। जब ये जीरो होगा तो सिर्फ ये रह जाएगा, और ये जो इक्वल होगा वो होगा रूट I1 प्लस I2 का स्क्वायर। ये तो इंटेंसिटी की फॉर्म में है, और अगर एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये है। और अगर A1 A2 दोनों इक्वल है तो आपकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है दैट विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर। इस तरह का डाउट। और फिर से अगर आपका जो cos फाई है वो -1 है, ये जो आपको पाई नजर आ रहा है वो इसलिए नजर आ रहा है कि सॉरी, वो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये ऐसे है। ये आपका पाई/2 है और ये आपका पाई है। तो ये वाला, ये आपको यहां नजर आ रहा है -1। ये जो -1 है, ये जो -1 है ये आपको नजर आएगा पाई पे, और आपकी इक्वेशन में कहा नजर आएगा? इक्वेशन में नजर आएगा आप जब यहां पर -1 डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2I1 I2, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2 का स्क्वायर। इसमें तो ठीक है। हाँ सर। तो बहुत ज्यादा बोरिंग मैथ्स के बाद एक
फिर से एक स्पेशल केस बनता है जब दोनों इक्वल है तो जो इंटेंसिटी है वो हो जाती है 0। तो यहाँ पे कोई डाउट करें? नो सर, नो डाउट। और आपकी बुक में ये सब जो तामझाम है अब 2 मिनट में देख लीजिए। जितना भी हमने डिटेल में इतना बड़ा भाषण दिया वो आपकी बुक में ये जो सारा लिखा हुआ है ये सारा वही लिखा हुआ है। देखिए रिजल्ट देख लीजिए। पहला रिजल्ट हमने ये डिराइव किया था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक एक जो आपकी बुक में चीजें डिराइव की हैं वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहला रिजल्ट ये डिराइव किया आपने, फिर आपने एक स्पेशल रिजल्ट डिराइव किया, फिर आपने A1 इज इक्वल टू E2 करके ये रिजल्ट डिराइव किया, फिर आपने पाई ले लिया, आउट ऑफ फेस कर दिया उसको। जब आउट ऑफ फेस किया तो एक रिजल्ट ये डिराइव किया आपने, फिर उसको इक्वल कर दिया तो एम्पलीट्यूड 0 कर दिया, ये 5वां रिजल्ट डिराइव किया। फिर आपने जो इक्वेशन लिखी वो लिखी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। उसके बाद जो 2 रिजल्ट डिराइव हुए, 6th ये डिराइव हुआ और 7th ये डिराइव हुआ। दोस्तों समझ आया? समझा सर। अब ये देखिए यही एक लाइन जो यहाँ लिखी हुई है वही मैं आपको लेक्चर के शुरू में बता रहा था कि यही सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को लेके कि इंटेंसिटी कहाँ 0 हो रही है, कहाँ जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हो रही है, वो आपसे डिस्कशन होगी। इसी पेज की जो डिस्कशन है वो फिर से हमें ऑप्टिक्स पे आएगी। और आपकी बुक में साउंड वाला कंसेप्ट नहीं है, बट मैं आपको ये लेक्चर के शुरू में जो ये स्पीकर वाला और मोबाइल वाली जो स्टोरी सुना रहा था वो ये बता रहा था बिकॉज साउंड भी वेव है। तो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वही मैं आपको स्टोरी बता रहा था। दोस्तों समझ आया? हाँ सर। और ये जो बीट्स की स्टोरी मैंने आपको बीच में बताई थी वो बीट्स की स्टोरी है, उसमें थोड़ा सा अगर आपको याद रहे, वैसे तो मुश्किल है बट अगर याद रह जाए तो सिर्फ ये याद रखिए कि बीट्स में सिर्फ ऐसा होता है कि जो 2 साउंड वेव्स होती हैं उसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है। अरे हम समझा? और उसका फिर जो रिजल्ट है वो स्टडी किया जाता है। मिस्टर कोई डाउट नहीं आता? नहीं सर, समझो। ओके, तो कंसेप्ट को पकड़ने के लिए ताकि पता चले कि आप सो तो नहीं देते, आप खुद से कंसेप्ट को समझने के लिए खुद से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये जो सॉल्व एग्जांपल है ना, एग्जांपल 6.1, खुद से पहले सॉल्व कीजिए फिर सारे डिस्कस करते हैं। समझ आया? जी सर। देखिए खुद से होता नहीं होता, फिर डिस्कस करते हैं। तो सर the displacement of 2 sinusoidal waves propagating through a string are given by ये और ये, ठीक है सर, where x y are in centimeter t है। तो ये तो आप बाद में करते रहिए, यार मैं इस पे फोकस करूंगा इंटेंसिटी वाले पे। when these two waves interfere what are the maximum and minimum values of the intensity? मिस्टर जॉन कैसे किया? मिस मधु कैसे किया? सर आई मैक्स का फॉर्मूला होता है कि A1 प्लस A2 का और आई मिनिमम का फॉर्मूला लगाया है। शाबाश। तो मैडम आपके पास ये दोनों जो वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम है। बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर। अरे नहीं समझ आया? जी सर। तो हमने जो डेरिवेशन की है मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ, मैं सिर्फ लिंक कर रहा हूँ कि क्या जो मैंने भाषण दिया था वो ठीक था या उसमें कोई प्रॉब्लम थी। तो हमने जो रिजल्ट डिराइव किया था वो ये डिराइव किया था कि जो आई मैक्स है वो इक्वल है A1 प्लस A2 का स्क्वायर। तो हमारे केस में क्योंकि A1 और A2 सेम है, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4 प्लस 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। और क्योंकि A1 A2 के इक्वल है इसलिए जो आई मिनिमम होगा वो हो जाएगा 0 के। मिस्टर ने समझा? जी सर। इसमें तो समझा? हाँ सर, समझा सर। अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इतना लंबा भाषण चला है तो वो यूजफुल तभी होगा अगर आप एक दो न्यूमेरिकल और कर लीजिए। देखिए आप एक काम कीजिए, क्योंकि आपकी बुक में ये फॉर्मूला लिखा नहीं हुआ तो आप ऐसा कीजिए, ये फॉर्मूला नोट कीजिए पहले। ओके, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूजफुल होगा, ये नोट कर लीजिए मिस्टर जॉन। देखिए भैया, द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 लाइट वेव्स। यार हमें देखिए, मेरी बात समझिए प्लीज, दिमाग में फिट कर लीजिए, चाहे ये लाइट है चाहे साउंड है हमें फर्क नहीं पड़ता। मधु समझ आया आपको? हाँ सर। क्योंकि हमारे लिए देखिए, मेरी बात समझिए, बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे लिए दोनों जो वेव्स है चाहे लाइट है चाहे साउंड है उसमें ये जो इक्वेशन है ये दोनों में लगती है। अरे समझ आया? जी सर। हो सकता है कभी आप किताब में पढ़े कंफ्यूज हो जाए, वैसे तो महाराष्ट्र बोर्ड में तो ये सब कहीं लिखा नहीं हुआ, बट किसी दूसरी बुक में शायद कभी आप पढ़े तो कंफ्यूज हो जाए। कई बार वो जो साउंड वेव है उसमें वो बोलेंगे प्रेशर इक्वेशन, प्रेशर इक्वेशन, आपने चिंता नहीं करनी, इसी को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके
प्रेशर वेव बना लीजिए, कोई आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है। मधु समझा? हाँ सर, समझा सर। तो यही जब हम लाइट में करेंगे, मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, जब हम लाइट में करेंगे तो ये जो एम्पलीट्यूड है, ये जो डिस्टेंस है, इसको बोल दिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझा? समझा सर। तो उसको वो ऐसे करके लिख देंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस वी टी प्लस 5। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो जनरल इक्वेशन है ये आपको हर सिचुएशन में, चाहे वो लाइट है चाहे वो साउंड है, हर सिचुएशन में आपके काम आएगी, चाहे वो स्ट्रिंग है चाहे वो रोप है। ये जनरल वेव इक्वेशन है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स रीचिंग अ पॉइंट इज 5/2। तो आपका जो 5 है वो किसके इक्वल है? 5/2 के इक्वल है। व्हाट इज द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड इफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स आर 3 mm एंड 4 mm? तो बेसिकली जो A1 है वो 3 mm है, जो A2 है वो 4 mm है। तो इसमें तो कैसे करें? सर फॉर्मूला यूज करने का है, A² इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। क्या समझ आ गया? सिर्फ ये A1 में 3 डाल दीजिए, इसमें 4 डाल दीजिए, इसका स्क्वायर प्लस 2 3 4 cos 5। cos 5 मतलब cos 5/2। समझ आया? जी सर। तो 9 + 16 करेंगे 5 आंसर आएगा, और रूट इसका करेंगे तो 5 mm आपका आंसर आ जाएगा, जो करेक्ट है। इसमें तो ठीक है, आगे चला। हाँ सर। Two light waves superimposing at the midpoint of the screen are coming from coherent sources of light of phase difference 3 pi radian। यही मैं आपको बता रहा था, ये जो लेक्चर के शुरू में हमने किया था, तो हमने करना ही है। अभी देख लीजिए, अच्छी बात है, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो टू लाइट वेव्स superimposing at the midpoint of a screen are coming from coherent sources phase difference 3 pi। The resulting amplitude are their amplitude are 1 centimeter each। अब ये जो दो सोर्सेज हैं S1 और S2, ये क्या है? कोहेरेंट है। कोहेरेंट की तो बेसिक डेफिनेशन अगर आप याद रख सकें तो ये महाराष्ट्र बोर्ड में ये यहाँ दी हुई। टू सोर्सेज ऑफ लाइट which emit waves of same frequency having constant phase difference independent of time are called coherent sources। बस इसका मतलब, सिंपल सा मतलब ये है कि ये चाहे साउंड वेव है या लाइट वेव है, ये सोर्स S1 है या सोर्स S2 है, दोनों में अगर वो कोहेरेंट वर्ड यूज कर रहा है तो वो आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यार इसमें जो फेज डिफरेंस है, इस वेव का फेज डिफरेंस, मतलब बेसिकली इन दो वेव्स का जो फेज डिफरेंस होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अगर वो पाई है तो वो पाई ही रहेगा, ऐसा नहीं वो अभी पाई है फिर पाई/2 हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है? नहीं आ रही? समझ रहे सर। कोहेरेंट का मतलब सिंपल मतलब सिर्फ ये, फेज डिफरेंस डजंट चेंज विद टाइम। तो जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि टू लाइट वेव्स सुपरइम्पोजिंग मिड पॉइंट ऑफ स्क्रीन आर कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट फेज डिफरेंस 3 पाई रेडियन। तो जो फेज डिफरेंस होगा ये दो लाइट वेव्स में, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वो 3 पाई रेडियन ही रहेगा, सिर्फ ये इसका मतलब है। देयर एम्पलीट्यूड्स आर 1 सेंटीमीटर ईच, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट द गिवन पॉइंट? तो हमें क्या चाहिए? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A1 A2 cos 5, इसको कैलकुलेट करेंगे 1 + 1 + 2 1 1। जो फेज डिफरेंस है वो है cos 3 पाई। 3 पाई कितना होता है? ये है मेरा पाई, लंबा करके आपको बता देता हूं। तो ये है मेरा पाई, ये है मेरा 2 पाई और ये है मेरा 3 पाई। क्या समझ आया? और ये है -1। क्या समझ आया? जी सर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? -2 के। ये 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो 2 - 2 कितना हो गया? 0। इसमें तो समझ आया? हाँ सर। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्टिंग चीज है वो जरा समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। अब अगर आप समझिए तो अच्छी बात है। ये S1 है, ये S2 है, इस सामने स्क्रीन पड़ी हुई है, यहाँ से एक लाइट वेव आ रही है, यहाँ से दूसरी लाइट वेव आ रही है। इसमें तो समझ आया? हाँ सर, समझा सर। इसमें और इसमें जो फेज डिफरेंस है वो 3 पाई का है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, देखिए अगर आप जाग रहे हैं तो आंसर कर पाएंगे, सो रहे हैं तो फिर पता नहीं। यहाँ पर क्या आपको लाइट दिखेगी? विल यू सी लाइट हियर? अरे और मधु नहीं देखिए, सर। क्यों?
क्योंकि एम्पलीट्यूड 0 है ना। शाबाश, अरे समझ आया? नहीं सर, नहीं समझा, रीजन नहीं समझा। बेटा एम्पलीट्यूड जीरो है, एम्पलीट्यूड जीरो है मतलब लाइट की कोई इंटेंसिटी नहीं है, लाइट की कोई इंटेंसिटी नहीं है तो मतलब डार्कनेस नजर आएगी आपको, नहीं समझ में? समझा। अब मिस मधु ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि लाइक वो दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी का है और उसके डिफरेंस फेज डिफरेंस भी है, बट सेम फ्रीक्वेंसी का है, बट तो भी वो एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, लाइक कुछ भी फॉर्म ही नहीं हो रहा है इमेज। मैडम इंटरेस्टिंग चीज बड़ी सिंपल सी ये है कि ये भी लाइट है और ये भी लाइट है, लाइट और लाइट क्या बता रहे हैं, बना रहे हैं डार्कनेस, नहीं समझ में? इंटरेस्टिंग चीज ये है, अरे समझ आया? जी सर। अरे यार कॉमन लाइफ में अगर आपको नहीं समझ आया, ये आपने, ये एक टॉर्च है आपके पास और ये आपके पास दूसरी टॉर्च है, टॉर्च वन, टॉर्च टू। अब ये सामने स्क्रीन है, तो कोई आपको बोलता है कि यार ये टॉर्च है और ये टॉर्च है और यहाँ पर अंधेरा होगा, तो आप उसकी बात मानोगे? नहीं समझा? मिस मधु समझा? हाँ सर, समझा सर। बट अंडर सर्टन कंडीशंस आप दो लाइट सोर्सेज से भी डार्कनेस बना सकते हैं, नहीं समझ में आया? समझा सर। रेवती जी कुछ समझा? समझ गया सर। फिर से वही वर्ड, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक। अब मोनोक्रोमैटिक भी यूज हुआ है, कोहेरेंट भी यूज हुआ है, मोनोक्रोमैटिक भी यूज हुआ है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब बेटा ये होगा सेम क्रोमा, सेम क्रोमा, या सेम मत बोलिए, सिंगल क्रोमा, सिंगल क्रोमा। सिंगल क्रोमा मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी। शाबाश, सिंगल कलर, सिंगल कलर मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी, नहीं समझ में आया? दोस्तों समझ नहीं आया? समझा सर। तो दो वर्ड आपने सीखे, कोहेरेंस और मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब ये होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, और कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि जो फेज डिफरेंस है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। दोस्तों नहीं समझ में आया? समझा सर। मैं थोड़ा सा और आपका टाइम वेस्ट करूंगा, लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है तो खास फर्क नहीं पड़ता, जितनी गालियां आपने निकालनी थी वो तो निकाल ही चुके। ये आपके हॉल में, ये लिविंग रूम में, ये लिविंग रूम में दो ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, बात समझ रहे हैं? हाँ सर। बट फिर भी हमारे लेक्चर के हिसाब से तो बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जहां डार्कनेस होनी चाहिए। मिस मधु नहीं समझ में आया? हाँ सर। बट ऐसा होता तो नहीं है, मिस मधु समझ आया? हाँ सर। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो लाइट वन और लाइट टू है दीज आर इनकोहेरेंट, नहीं समझ में आया? समझा सर। इनकोहेरेंट है, इनका जो फेज है वो चेंज होता है। जो हमारे पास जो कॉमन लाइफ में हम जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उनके जो फेज डिफरेंसेस हैं बिटवीन लाइट वन एंड लाइट टू, वो फेज डिफरेंस चेंज होते रहते हैं। क्योंकि वो कोहेरेंट नहीं है इसलिए आपको वो डार्क स्पॉट्स नजर नहीं आते। नहीं समझ आया मिस मधु? समझा सर। समझा? ठीक है, नहीं समझ आया तो भी चलेगा, कोई नहीं, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं है। फाइनल क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 3। तो टू कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम्स, ये इंटेंसिटीज दी हुई है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज। ये क्वेश्चन कर लेंगे, इस बात कोई डाउट तो नहीं? इस बात कोई डाउट तो नहीं? बाकी आवाज आ रही नहीं आ रही? जी सर, आ रही है आपको? ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं? नो सर। तो हमारा जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos फाइव। एक बार cos फाइव को 1 कर लीजिए और एक बार cos फाइव को -1 कर लीजिए। दोस्तों समझ आया? समझा जी सर। ठीक है मैडम, तो सर बोलिए। डायरेक्ट आई मैक्स या फिर आई मिनिमम का फॉर्मूला भी लगा सकते हाँ हैं ना। हाँ 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 हाँ। तो इतने ज्ञान गणित के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, लॉजिक से करने की कोशिश कीजिए। वैसे तो एक बार मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बोला था करने के लिए, बट आज फिर से आपके पास और ज्ञान आपने इकट्ठा किया। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये अपने आप विद लॉजिक करने की कोशिश कीजिए। श्रीराम समझा? जी सर। यूजिंग ऑल द लॉजिक दैट वी हैव डिस्कस्ड, आपको समझने की कोशिश कीजिए। आज अगर आपको आज का लेक्चर ठीक तरह समझ आया तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इस बार आपने पहले किया नहीं किया? यस भेज दिया। आपके यहाँ से निकला नहीं निकला? निकला सर। निकल गया, ठीक है। हाँ। आप ट्राई करेंगे? जी सर। तो ये देखिए, ये जो मैं आपको सोर्सेज ऑफ लाइट और ये सब जो तामझाम बता रहा था, वो ये यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। और बीच में हमारी जो बात चली थी इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइट की जो वेव और वो सब तामझाम जो चला था, उसमें ये देखिए, ये अगर आप डिस्कशन देख पाएंगे तो ये देखिए इंटेंसिटी की बात चल रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है। बट जो भी चल रहा है आपने डरना नहीं है, क्योंकि जो इक्वेशन यूज हो रही है वो इक्वेशन सेम ही यूज हो रही है। बस मतलब देख पाए। हाँ सर। तो हमने जो किया और ये जो आपको सामने नजर आ रहा है,
वो जो कंसेप्ट है वो सेम ही कंसेप्ट चलता जा रहा है, कोई डाउट तो नहीं? नो सर, नो डाउट। जो डिटेल में करेंगे, बट सिर्फ मैं अभी आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ। यहाँ ये जो पॉइंट पी है, जो कि इंटेंसिटी आपको ये दी जा रही है और इंटेंसिटी ये दी जा रही है, ये जो पी है ये कोई जनरल पॉइंट है, ये जो पी है कोई जनरल पॉइंट है। डिटेल में जब ये नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तब करेंगे, समझ आया? जी सर। ठीक है सर, मंडे को मिलते हैं। थैंक यू।